पैसा, पढ़ाई और प्रदर्शन। अभिभावक बेहाल, स्कूल मालामाल। कोरोना लाया परेशानी, स्कूल करे मनमानी। जैसे तैसे पढ़ाई, स्कूल करे कमाई। पढ़ाई अधूरी, फीस पूरी। निजी स्कूल उस गुरु की तरह हो चले हैं जो शिक्षा के नाम पर कुछ दें न दें, पर गुरु दक्षिणा में पूरा अंगूठा जरूर मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना काल में घर किसी तरह से चल जाए और जान बची रहे कि जंग से दो चार हो रहे पेरेंट्स एक और मोर्चे पर लड़ रहे हैं। इस जंग में उन्हें सड़कों पर भी आना पड़ रहा है और मास्क पहनकर गुहार भी लगानी पड़ रही है। दूसरी ओर निजी स्कूल हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं और व्यापारिक सोच का अंत नहीं। आज करेंगे इसी पर बहस, लेकिन पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। सवाल बेहद सिंपल है। जैसे तैसे शिक्षा दी जा रही है, जैसे तैसे ऑनलाइन क्लासेस की जा रही है। जब शिक्षा अधूरी तो फिर फीस पूरी क्यों? सवाल नंबर 2। अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूल फीस को लेकर दबाव बना रहे हैं। आखिर स्कूलों की ये जो मनमर्जियां हैं, ये जो मनमानी है, उस पर लगाम कैसे लगेगी? और सवाल नंबर 3, एक बहुत फेमस गाना है, सिर्फ एक शब्द उसमें बदल रहा हूं। शिक्षा अब तिजारत बन गई है। और देखिए, यहां पर बात सियासत की नहीं होनी है, इसीलिए सिर्फ चिल्ला चोट के लिए आज की डिबेट नहीं बुलाई गई है। हम कोशिश सॉल्यूशन की करेंगे, इसीलिए सिर्फ एग्जैक्ट वही धड़े हैं जिनके पास सॉल्यूशन है। शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिभावकों का प्रेजेंटेशन, अभिभावकों को प्रेजेंट करेंगे सुनील यादव जी, और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि हैं संजय पाराशर जी। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। संजय पाराशर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। ये बात सिर्फ जयपुर की तो है नहीं। कोटा, जोधपुर और अन्य जगहों, उदयपुर, अन्य जगहों पर भी पेरेंट्स सड़कों पर दिखाई दिए। अच्छा लगता है क्या सर? कुछ तो वजह रही होगी। सर, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। बिल्कुल। और उसी के मद्देनजर पेरेंट्स ने जो है ये आंदोलन का जो रूप लिया है, उन्हें जरूरत क्यों अपने पड़ी? अपने तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पर उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? समस्या गंभीर है। बिल्कुल है सर। जरूरत, स्कूलों की अपनी समस्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब लगभग 70% जो है स्कूलों को अपने स्टाफ की सैलरी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में स्टाफ को जो सैलरीज दी जा रही है, जो विभिन्न प्रकार के उनको जो समय समय पे डीए सरकार द्वारा जो लागू होते हैं, उनका एरियर उनको दिया जाता है। तो इसका प्रबंध जो है वो शिक्षा समिति कहां से करें? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या स्कूलों के पास वेतन देने के पैसे नहीं है? यानी पिछले साल तक जो कमाया वो सबका सब उड़ा दिया गया है? क्या स्कूलों का खर्च कम नहीं हुआ है? बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ रहा है? आपको जो आपके एडॉक वाले स्टाफ होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ होंगे, उनका हेडेक आप नहीं पाल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? सर, ये वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा। और यहाँ पे सभी को जो है वो सरकारी मापदंडों के अनुसार सैलरीज दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सरकारी मापदंडों के विपरीत जाकर के अपने कोई मापदंड तय करती है। तो यहाँ सैलरी का एक बहुत बड़ा भाग है। सर, जितनी फैसिलिटी है वो सब आप देंगे। अब जैसे मान लीजिए शिक्षा देना आपका काम है, तो क्या आप पेरेंट्स को एटलीस्ट आप पूरी फीस लेने के बाद इंटरनेट और लैपटॉप या मोबाइल का खर्चा देंगे कि हां आप इस पर ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ये इंटरनेट का हम देते हैं? क्योंकि वो तो आपको प्रोवाइड करवाना है सर, आपके तर्कों के हिसाब से। एक फैसिलिटेटर, स्कूल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। हाँ? और एज ए फैसिलिटेटर स्कूल क्या कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेज आपके सामने चल रही है। हाँ? और क्वालिटी टाइम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का होता है। दिनों में मैं फीस देता, मेरा बच्चा वहां पर आता, तो आप वहां पर उस बच्चे से फीस लेने के बाद उसको क्लासेस देते। अभी आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, इंटरनेट भी आप अपना इस्तेमाल करो, लैपटॉप या मोबाइल आप अपने हिसाब से खरीदो और उसके बाद फीस भी हमें पूरी दे दो। ये तार्किक लगता है क्या?
स्वप्निल ये डिजिटलाइजेशन का युग है और पेरेंट्स को ये सोचना ही होगा तो आने वाले समय में जो है वो बिना डिजिटलाइजेशन के उनका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो प्योरली आप इकोनॉमिकल वे पे बात करेंगे, एथिकल वे की तरफ सोचना भी आपको पसंद नहीं है, वो तो पेरेंट्स का अधिकार है। ये मैंने पहली बार सुना ऐसा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार होता है, इसलिए पेरेंट्स को सड़कों पर होना चाहिए। सर आप एथिकल भी बात करिए। मैं एथिकल भी बात कर रहा हूं, पेरेंट्स को सड़कों पर होना चाहिए क्या कोरोना काल में? आप एथिकल भी बात करिए बच्चों। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर आप एथिकल बात करना चाहते हैं मैं आपको एथिकल व्यूज भी इसके बता देता हूं। मैं आपसे आगे पूछ लूंगा सर, लेकिन मैं उससे पहले सुनील यादव जी से भी पूछना चाहता हूं। सुनील यादव जी, तरीके से मुझे एक बात बताइए। मेरी बात पूरी कर देता हूं। मैं आपसे बात करूंगा सर, मैं आपसे बात पूरी करूंगा, लेकिन अब सुनील जी को भी आने दीजिए। सुनील जी को भी आने दीजिए, मैं आपसे आगे बात करूंगा। सुनील जी, मुझे यह बताइए कि कोई ट्रस्ट फैक्टर क्यों नहीं है? साल भर स्कूल के मैनेजमेंट के साथ पेरेंट्स की बातचीत होती रहती है, क्या ये ट्रस्ट फैक्टर टूट रहा है? हाँ सर, देखिए सर, अभी पारा सर जी कह रहे थे कि अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिभावक आंदोलन क्यों कर रहा है, सड़क पे क्यों जा रहा है? क्योंकि अभिभावक से मैनेजमेंट मिल नहीं रहा, प्रिंसिपल मिल नहीं रहा, स्कूल में कोई मिलना नहीं चाह रहा है। जिन स्कूल में अभिभावक से कोई भी स्कूल का प्रतिनिधि मिला है, उस स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, उस स्कूल में किसी भी तरह की कोई नारेबाजी नहीं हुई है। अभिभावकों ने बिल्कुल बड़े प्रेम से बात की है वहां पे। लेकिन अगर स्कूल की तरफ से कोई मिलेगा ही नहीं, अभिभावक जा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा, गेट पे ताला लगा मिल रहा है। दूसरी साहब, मैं एक बात बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑप्शन है ये हमने नहीं चुना था, हमको दिया गया था। और एक और आप बात देखिए कि ऑनलाइन क्लास के नाम पे अगर हम स्कूल को बोल रहे हैं कि आप पूरी फीस कैसे ले सकते हो, क्योंकि मेरा बच्चा अगर स्कूल में आता था उस समय अलग बात है। आज मेरे घर पे अप्रैल के माह में जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट सर, एक्चुअली सुनील जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा इस तरह का कहीं बना नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि देखिए कई ऐसे अभिभावक होंगे जिनको सैलरी कट के मिल रही होगी, कई ऐसे अभिभावक होंगे जिनका हो सकता है जिनके पास नौकरी न बची हो। तो एग्जैक्ट कोई डाटा हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर आप कैटेगराइज कर सकें तो किस तरह से अभी पेरेंट्स जूझ रहे हैं? सर, मैं आपको बताता हूं, पेरेंट्स इस तरह से जूझ है कि सर पेरेंट्स की नौकरी जा चुकी है, बहुत से पेरेंट्स का बिजनेस ठप हो गया, वो लोग अपने घर में बैठे, जिसके घर में 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चों के लिए कहां से लैपटॉप का इंतजाम करेगा? हमारे ये स्कूल वाले जो हमें पहले कहा करते थे कि आप बच्चों को मोबाइल मत दिया करो, लैपटॉप मत दिया करो, आज ये स्कूल वाले उनको 4-4 घंटे तक लैपटॉप पे बिठा रहे, मोबाइल पे बिठा रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, बिल्कुल हमको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और आपको मैं बता दूं, डिजिटल स्टडी भी तो एक रास्ता है, धीरे धीरे अगर उस ओर मुड़ना पड़े तो उसमें आपत्ति कहां पर है? सैलरीज भी कम कर दिया, लेकिन हमसे पूरी फीस चाहते हैं। डिजिटल स्टडी में पेरेंट्स को आपत्ति कहां पर है? नहीं, पेरेंट्स को आपत्ति नहीं है डिजिटल स्टडीज में, लेकिन आपत्ति यह है कि अगर मेरे घर का इंटरनेट खर्च हो रहा है, मेरे को एक नया लैपटॉप लेना पड़ा है 40-50 हजार रुपए का, तो उस खर्चे की भरपाई उतना तो आप भी करिए ना। आपने स्टाफ कम कर दिया, आपने सैलरी कम कर दी है, तो आपके जो खर्चे कम हुए हैं उन खर्चों के बराबर तो आप हमारी भी फीस कम करिए ना। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, चलिए सुनील जी मेरे साथ रहें। गोविंद सिंह जी, आपने महसूस किया होगा इस डिबेट में मैंने मतलब जो डिबेट का एक कोरम होता है ना कि पक्ष भी होना चाहिए और विपक्ष भी होना चाहिए, मैंने वो सिर्फ मामले से जुड़ा रखा। मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि मैं बिना बात की चिल्ला चोट नहीं चाहता, मैं सॉल्यूशन चाहता हूं। 3 महीने के आसपास से ये इशू आपके पास पहुंच रहा है सर। जी। मैं कह रहा हूं कि क्यों कोई फैक्टर या कंफ्यूजन की स्थिति स्कूल्स और सरकार के बीच में, क्यों कंफ्यूजन की स्थिति सरकार और पेरेंट्स के बीच में? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक पहली बात तो ये कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो भी मान्यता लेकर के जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें ये इस तरह की किसी तरह की कोई बात नहीं है, न तो प्राइवेट स्कूलों में है और न सरकारी स्कूलों में है। ठीक है, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा है सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, और वो भी वो विद्यालय हैं जो बड़े शहरों में हैं और बड़े जो नामी गिरामी विद्यालय हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेज चलना और अभिभावकों का उन ऑनलाइन क्लासेज का फीस का देने में आनाकानी करना या उनको ज्यादा लगना, वो बिंदु है। तो ये दोनों तीनों चीजें मेरे एक समझ के बाहर की चीज है कि क्यों तो अभिभावक इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ये विद्यालय वाले अनावश्यक इसको विवाद को बढ़ा रहे हैं। 2 चीजें समझने की आवश्यकता है। पहली बात,
राजस्थान सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने किसी भी तरीके का आगामी शिक्षण कैलेंडर के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है। कब से विद्यालय खुलेंगे और पाठ्यक्रम हमारा कितने प्रतिशत आगे के साल के लिए रहेगा, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय थे, उनमें जब हमारा ये कोरोना आया था तब परीक्षाएं चल रही थी। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और होम एग्जामिनेशन जो थी उनको अपने आप कर्मोन्नत कर दिया और उन बच्चों को परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी। ठीक है। और जो 10वीं और 12वीं की सर, जो एक टाइम पे गोविंद सिंह जी आपने उसमें खुद इंटरवीन किया और आपने ये कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को स्कूलों से न निकाला जाए। तो कुछ तो अंदेशा आपको रहा होगा, तभी ये आपने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हमने और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सर कि क्या सरकार कभी भी इन चीजों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं गोविंद सिंह जी, 2015-2016 में आप ही प्रदर्शन कर रहे थे जब स्कूल, निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते थे। तो अर्थ नहीं निकलेगा आपकी डिबेट का। आप बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए बोलिए। जब आप समझिए बात को कि जब किसी भी मानव संसाधन मंत्रालय ने, सीबीएसई ने, राजस्थान की सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने किसी तरह का कैलेंडर विद्यालय आगे की क्लास का खुलने का जारी नहीं किया, पाठ्यक्रम जारी नहीं किया, तो फीस देने का और बच्चों को निकालने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक केंद्र की सरकार, सीबीएसई या राजस्थान की सरकार जब विद्यालय खोलने का ऑर्डर करेगी तो उसके साथ में हर चीज की गाइडलाइन जारी होगी कि पाठ्यक्रम कितना होगा और फीस का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसलिए ये जो चीज विवाद जो पैदा हुआ है वो ये है कि जो नामी गिरामी स्कूल हैं वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ये लोग ये चाहते हैं, जो अभिभावक हैं वो ये चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन का जो हमसे आप फीस के नाम से खर्चा ले रहे हो वो नहीं लेना चाहिए। मेरा एक बात का कहना है कि जो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका पाठ्यक्रम तो न तो सीबीएसई ने जारी किया, न कैलेंडर जारी किया है, न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और राजस्थान सरकार ने जारी किया है। तो फीस लेने और देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फीस तो जब कैलेंडर हम शुरू करेंगे तो बाकायदा एक गाइडलाइन जारी करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम इतना होगा, आपकी फीस ये होगी और ये गाइडलाइन होगी। इस गाइडलाइन के तहत राजस्थान में जो भी निजी विद्यालय हैं। ठीक है सर, मैं आगे आपसे ये सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास गोविंद सिंह जी, थोड़ी देर में मैं आपके पास इस सवाल के साथ लौटूंगा कि क्या इस मामले में जब पेरेंट्स सड़कों पर हैं और स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो क्या सरकार के तौर पर एक ब्रिज की तरह आप काम कर सकते हैं? मैं कुछ ही पलों में गोविंद सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले संजय पराशर जी, ये बात तो सही है कि अभी कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ। सर ऐसा है, हाँ। जो सरकारी गाइडलाइंस है उसकी अनुपालना में सारी चीजें हो रही है। जैसे जहां तक फीस की बात है, फीस डेफर्ड की गई है सर। फीस को डेफर्ड किया गया है, फीस स्थगित है। हाँ। फीस माफ नहीं की गई है, फीस को स्थगित किया गया है। ठीक है। और उसी के मद्देनजर जो है वो आदेश प्रसारित किए जाते हैं। फीस डेफर्ड है, तो अगर डेफर्ड अगर वो चीज है, हाँ। तो भविष्य में और जब कभी भी पेरेंट्स की ऐसी आर्थिक स्थिति होती है तो वो जमा करा सकता है। हाँ, तो फिर पेरेंट्स को तो रिलैक्सेशन दिया गया है ना सर। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना कि पेरेंट्स सड़कों पर आ गए, उनको सपना तो नहीं आया कि वो बिना बात के और रही सड़कों पर आ बात जाएंगे। वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ तो है नहीं सर। देखिए ऐसा है, आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और उसी के अनुसार वो लोग अपनी अपनी बात कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन केवल फीस को मुद्दा बना करके उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस को जोड़ करके ये तो कहीं समझ वाली बात नहीं हो सकती ना। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, आप तो इस डिजिटलाइजेशन के युग में क्या नॉलेज से दूर रख सकते हैं बच्चों को? नहीं, कितने महीने तक आप नॉलेज से दूर रख देंगे? क्या फीस मांगी जा रही है? आप इससे तो सहमत है कि फीस मांगी जा रही है? सर, फीस के लिए किसी से भी जबरन फीस नहीं मांगी जा रही है। हाँ। उनको यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी स्थिति ठीक हो गई हो, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि फीस जमा करा सकते हैं तो आप करवा दीजिए। तो जहां पर अब तो काफी लोग उभर गए होंगे नहीं मिल रहा है वहां क्या? और सारे स्टेक होल्डर सर बराबर मिलते हैं, प्रतिनिधि मंडलों से मिलते हैं, इनका अपना ज्ञापन होता है, ज्ञापन लिए जाते हैं। और चूंकि अधिकांश जो स्कूल्स हैं वो समिति रन स्कूल हैं फीस और शिक्षा समिति के द्वारा ही सारी चीजें संचालित होती हैं। मोबाइल पर मई में भी आए हैं,
जून में भी आए हैं और बार बार आए हैं, हफ्ते में 3-3 बार आए हैं। इसको अगर दबाव बनाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? साहब हमारी स्कूल की सर जिस रोज गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन जारी की है उसके बाद से आप स्कूल्स की साइट पे देख ले, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स लिखा हुआ है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? क्या होता जब आपकी स्थिति हो आप दे दीजिएगा, और 30 जून तक इसको डेफर किया गया था। तो इसीलिए वो 30 जून तक डेफर्ड था, तो आपने जुलाई में अब चालू होगा। ताड़ बनाना सर तिल का ताड़ नहीं है। और पहली बात जुलाई तो में ये भी है। किसी में दबाव नहीं है। जुलाई में भी यह है कि जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अब संबल हो चुकी है, वो जमा करा सकते हैं। अभी किसी पे दबाव थोड़े देकर के उनको अपन टेलीफोन करके ये उनको आपकी कह देंगे, वेबसाइट आप पर जमा मेंशन्ड कराइए। है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए फीस, हम बच्चे को नहीं निकालेंगे। ये आपकी वेबसाइट पर बिल्कुल मेंशन्ड है। मेंशन्ड है सर। काश मैंने देखा होता ये मैसेज। बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का मतलब, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का पता बताइए सर। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का मतलब मैं भी जानता हूं। वो जो पेरेंट्स वहां पर खड़े वो भी जानते हैं वो बेचैन क्यों हुए। इसीलिए सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था। आपने तो ये कह दिया कि लोकतंत्र में उनका अधिकार है, इसलिए वो खड़े हो गए। ये तो आपका जवाब है। हाँ तो ठीक है वो कर रहे हैं ना सर। ठीक है सुनील यादव जी, अपनी बात कहने का आपका अधिकार है, भी सुनने का अधिकार आप है, आंदोलन करें, आपका अधिकार है, देखिए आप उस चीज अपनी को। आवाज को उठाएं, उनका अधिकार जो है वो कर रहे हैं। एक और चीज मैं कर देता हूं सुनील जी। स्वप्निल मेरी बात सुनिए। जहां तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, ऑनलाइन क्लासेस भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही दी जा रही है। मैं मान रहा हूं। HRD मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस तय की उसके अनुसार ही ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। हाँ। और ऑनलाइन क्लासेस का मतलब केवल सिलेबस पूरा करवाना ही नहीं है। तो क्या है? बच्चे के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड जितने भी आयाम हैं, हाँ। उन सभी आयामों को बताया जा रहा है। स्कूल एट होम का मतलब रोजाना मॉर्निंग असेंबली होती है। हाँ। बच्चा वो मॉर्निंग असेंबली जो घर में स्कूल में फिजिकल रूप से करता जानते हैं? है, वो अब उसको ऑनलाइन जो है मॉर्निंग असेंबली होती है। अच्छा, कैसे? सर आप लोग खुद ही ये बोलते रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से जितना हो सके दूर रखें, और अब आप कह रहे हैं कि उस पर खड़े रहें। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस वक्त की मांग है, ठीक है, लेकिन यहां पर बात फीस की है। और सुनील जी क्या कहना चाहते हैं आप? ये पैंडेमिक वाली सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर आप देखिए स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग बताना चाह रहे हैं कि हम फीस क्यों मांगेंगे। नहीं, मुझे स्पेसिफिकली बताइए किस तरह से फीस मांगी जा रही है, 10 साल और क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, और क्या लगातार आप तक मैसेज आए हैं? ये लोग ऑनलाइन फुटबॉल खिला रहे हैं सर ऑनलाइन क्या फुटबॉल खिलाया जा सकता है? और मैं एक और आपको बात क्लासेस में कि अभी फीस ही मुद्दा नहीं है। स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास कुछ स्कूल्स की बैलेंस शीट है सर, 20 से 25% हिस्सा ही होता है जो सैलरी में जाता है, और स्कूल्स बोल रहे हैं कि हम सैलरी देने में सक्षम नहीं है। आप मेरे को एक बताइए इस समय सर लगभग 70% जाता है, जिनका लगभग 70% जाता है, और वो लोग भी तो अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो स्कूल क्यों नहीं दे सकते? गार्डनर भी है, प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, किस तरह से फीस मांगी जा रही है, कितनी बार मैसेजेस आते हैं, ये बताइए मुझे। हेल्पिंग स्टाफ भी है, असिस्टेंट वर्कर्स भी है। सर हमारे पास जो बैलेंस शीट है, हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें सैलरी का जो हिस्सा है वो टोटल हिस्सा है, सैलरी का जो हिस्सा है वो टोटल हिस्सा है, उसका 20 से 25% ही है। ठीक है गोविंद सिंह जी, अब मैं दोबारा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। और गोविंद सिंह जी, जैसा मैंने कहा था, क्या आप एक ब्रिज की तरह 70% जाता है, मतलब जाता है। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोविंद सिंह जी, क्या प्रदेश सरकार एक ब्रिज की तरह काम नहीं कर सकती इन दोनों धड़ों के बीच में? सर बिल्कुल कर सकती है, कर भी रहे हैं, लेकिन कोई बात सुने और समझे तब ना। किसी भी क्लास का, चाहे वो CBSE में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला हो, हमारे प्रदेश में जितने भी विद्यालय काम कर रहे हैं उनके लिए अगले साल का कैलेंडर और पाठ्यक्रम अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा, CBSE और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसलिए अगली साल की फीस लेना इस आधार पे कि हम अब पढ़ा रहे हैं, अगली साल की आप फीस दे दीजिए, ये बेमाना है। ये बात जो मुद्दा उठ रहा है वो ये उठ रहा है
कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मान लीजिए, चाहे सीबीएसई की गाइडलाइन में मान लीजिए, जो सीबीएसई के स्कूल हैं उनको सीबीएसई वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों से टच में रहिए, ऑनलाइन उनको कुछ ना कुछ आप पढ़ाते रहिए, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते रहिए ऑनलाइन। तो जिसको पढ़ना है उसको वो फीस मांग रहे हैं उसकी, लेकिन हो क्या रहा है कि ये फीस अगले साल की मांग के और ऑनलाइन के नाम से उसको एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए था। इनको ये करना चाहिए कि भाई हम ये चीज पाठ्यक्रम के अलावा दे रहे हैं, जिसको अपने बच्चे के लिए ये चीज सुविधाएं लेनी है वो हमारी ये फीस है। सर, अगर किसी की क्या इच्छा आप मुझे होगी एक तो बात वो और लेगा, समझा सकते हैं? किसी की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेगा। गोविंद सिंह जी, लेकिन मुझे जिस एक बात आप क्लास समझा में सकते जिस हैं? क्लास में आप सुनिए मेरी बात, सुनिए जिस तो क्लास सर। में जब प्रवेश होगा तो जब पाठ्यक्रम सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा हमारी सरकार, तब उसके बाद में उसका पाठ्यक्रम जारी होगा। और जब ये विद्यालय खुलेंगे तो राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व की सरकार उसकी बराबर गाइडलाइन जारी करेगी और उस गाइडलाइन की हर स्कूल वाले को पालना करनी होगी। अगर कोई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक बात मुझे समझा दीजिए, ये जो निजी स्कूल कह रहे हैं कि पेरेंट्स का हक है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये एक राजनीतिक बयान होते हैं जो अब तक मैं राजनीतिक दलों से सुना करता था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का हवाला दे रहे हैं ये क्या है? बोले हमने तो वेबसाइट में लिखे हैं। देखिए, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे राजस्थान का पाठ्यक्रम और सीबीएसई का पाठ्यक्रम अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, तो इसलिए यह कहना कि हम आगे के क्लास की पढ़ाई करवा रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए, फीस दे दीजिए, मैं समझता हूं यह गलत है। लेकिन जो विवाद की बात यह है कि जो सीबीएसई गाइडलाइन है उसमें यह कह रखा है कि आप ऑनलाइन बच्चों को कुछ न कुछ एक्टिविटी करवाइए, कुछ न कुछ पढ़ाइए, आप अपने टीचर्स को ट्रेनिंग कराइए। अगर वो सुविधा अपने टीचर्स को या बच्चों को देना चाहते हैं और अगर कोई सक्षम है लेना चाहता है तो उसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यह मेरा मानना है कि अगर कोई गाइडलाइन जो भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान के सरकार की हो, उसकी पालना अगर कोई भी विद्यालय नहीं करता है तो उसके लिए हम पालना कराने के लिए बैठे हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ये नाहक विवाद है। मैं तो ये कहता हूं, प्राइवेट स्कूलों को एक सलाह देना चाहता हूं और मैं समझता हूं एक एडवाइजरी भी हम कल या परसों में जारी करेंगे कि आप अपने अभिभावकों की एक मीटिंग बुलाइए, उनको अपनी पूरी बात समझाइए कि ये कैलेंडर होगा, ये फीस होगी और इस तरीके से ऑनलाइन में हम ये चीज करवा रहे हैं। किसी को करनी हो, किसी को सुविधा लेनी हो तो हमारे लिए ये शर्त है, नहीं लेनी हो तो कोई बात नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि जब तक सीबीएसई का कैलेंडर जारी नहीं हो या राजस्थान सरकार का शैक्षिक कैलेंडर जारी नहीं हो तो आगे की फीस जब जारी होगा उसके बाद में उस पाठ्यक्रम को इन विद्यालयों को पढ़ाना पड़ेगा, निश्चित रहने की जरूरत है। ठीक है, अंत में संजय पाराशर जी, मैं सिर्फ 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं। हैव एपैथी। जी सर। आप समझ सकते हैं? जी जी बिल्कुल समझ सकते हैं। तो सर मेरा ये कहना है, हाँ, ये पेंडेमिक है और इसमें हम सबको मिलकर के इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालना होगा। हाँ। और वो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो हर पक्ष को मान्य होना चाहिए। ठीक, तो निकालिए। अब सरकार की जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसके लिए मैं बात शुक्रिया कहना चाहता हूं गोविंद सिंह जी, बड़ी तकलीफ हो रही थी ये चीजें देख करके पेरेंट्स इस तरह से सड़कों पर हैं। तकलीफ इस बात की भी हो रही थी कि निजी स्कूलों को चलाने में निजी स्कूलों को दिक्कत तो आ रही है, लेकिन दिल कुछ बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए ये आज का डिस्कशन लेकर मुझे आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।